हेलो, माई सेल्फ डीके यादव। ठीक है, हमने कल लास्ट का जो कल वीडियो हमारा था उसमें हमने डायरेक्शन कोसाइन देखा था क्या होता है। ठीक है, एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन देखा था, किसी लाइन का एक्सिस प्रोजेक्शन क्या होता है, इतना तो हमने डिस्कस किया था। तो हम कल जितने भी चीजें को कवर किया था हमने उसको क्या करते हैं, समराइज करते हैं और फिर उन्हीं पे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस को देखेंगे ताकि कॉन्सेप्ट का क्लियरिटी मिले। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले था डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन किसी लाइन का क्या था, अगर लाइन एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रही है तो उस एंगल का जो कोसाइन होगा वो लाइन का डायरेक्शन कोसाइन कहा जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए लाइन इसके साथ अल्फा एंगल बना रही है, बाई के साथ बीटा एंगल बना रही है और जेड के साथ क्या गामा एंगल बना रही है, तो इस एंगल का कोसाइन ही क्या हो जाएगा, लाइन का डायरेक्शन कोसाइन होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा तो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा बना रही है तो एल बराबर कितना होगा, कॉस अल्फा। डायरेक्शन कोसाइन को एल एम और एन से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर एल बराबर कॉस अल्फा, एम बराबर क्या हो जाएगा, कॉस बीटा, एंड एन बराबर क्या होगा, कॉस गामा। किसी भी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन हमारा कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट था कि एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। जैसे एक्स एक्सिस का डीसीएस क्या था, 1,0,0। फिर बाई एक्सिस का डिस्टेंस हमने निकाला था और क्या निकल के आया था, ये 0,1,0। इसी प्रकार से हमने जेड एक्सिस का भी डिस्टेंस देखा था, वो कितना आया था, 0,0,1 आया था। ठीक, तो एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि यदि कोई लाइन एक्स एक्सिस, बाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के साथ रेस्पेक्टिवली 45 डिग्री, 120 डिग्री एंड 60 डिग्री का एंगल बनाती है, तो लाइन का डीसीएस डायरेक्शन कोसाइन निकालें। इजी क्वेश्चन है, बस मैं आपको सिर्फ समझाना चाह रहा हूं कि एल एम एन होता क्या है और कैसे निकालता हूं। अगर क्वेश्चन ये कुछ भी नहीं है, इस ऐसे क्वेश्चन को बहुत कम ही क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, हम लोग अच्छे से क्वेश्चन करेंगे, लेवल का क्वेश्चन करेंगे, लेकिन फॉर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए हम लोग ये छोटे छोटे क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे क्या रहा है कि एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, 45, बाई के साथ कितना बना रही है, 120, जेड के साथ कितना बना रही है, 60 डिग्री। यानी कि क्या किया, मेरे को अल्फा बीटा गामा का वैल्यू दे दिया इसने। तो अल्फा वाला कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री, फिर बीटा वाला कितना दिया हुआ है, 120 डिग्री, एंड गामा बराबर कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। ओके, तो देखो हमारा फिर अगर अल्फा दिया तो मैं निकाल सकता हूँ एल बराबर क्या होगा, कॉस अल्फा। कॉस अल्फा बोले तो कॉस 45 कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। फिर देखो बीटा यानी कॉस बीटा एन बराबर कितना हो जाएगा, कॉस बीटा। अब कॉस बीटा का वैल्यू कितना, 120 है, तो कॉस 120 का वैल्यू कितना होता है, -1/2। ये आप 11 में ऑलरेडी निकालना सीख चुके हो। ठीक है, फिर गामा दिया तो एन भी निकाल सकता हो। एन बराबर क्या होता है, कॉस गामा होता है, तो यहाँ से एन निकालूंगा क्या, कॉस गामा, और गामा कितना है 60, तो कॉस 60 कितना हो जाएगा, 1/2। चलिए ये हमारा क्या निकल गया, एल एम और एन निकल गया। दिस इंप्लाइज हम कह सकते हैं कि जो हमारा डायरेक्शन कोसाइन होगा एल एम एन वो कितना हो जाएगा, 1/2, फिर कितना -1/2 और कितना 1/2। ये हमारा डायरेक्शन कोसाइन निकल गया है। ठीक है, फिर कल का हमारा दूसरा पॉइंट था वो लाइन का प्रोजेक्शन था एक्सिस पे, और उसको हम लोग कैसे फाइंड किए थे, यहाँ से समझिए। फिर से मैं थोड़ा रिकैप करता हूँ इसको। देखिए ये जो ओपी था हमारा, ओपी लाइन का प्रोजेक्शन मुझे निकालना था एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे और जेड एक्सिस पे। हमने क्या किया था, प्रोजेक्शन निकालने के लिए ओपी से परपेंडिकुलर ड्रॉप लिया था ए पे। ठीक है, और फिर इस पर वाई एक्सिस पे क्या लिया था, बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉप लिया था पॉइंट पी से। ठीक, हमने क्या बोला था उसके बाद कि भाई जो किसी भी लाइन का प्रोजेक्शन होता है, ठीक है, वो कहाँ पे, एक्सिस पे, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स का एब्सोल्यूट वैल्यू होता है। मतलब अगर मैं बोलूंगा कि इस ओपी का जो प्रोजेक्शन होगा इसका एक्स एक्सिस पे, तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना एक्स है ना, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। फिर बाई पे बात करेंगे तो ये क्या होगा, बाई हो जाएगा। जेड की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, जेड हो जाएगा। आइए इसी पे सिंपल क्वेश्चन करते हैं, लेकिन बट क्वेश्चन करने से पहले इसको थोड़ा सा और डेप्थ में समझने की कोशिश करते हैं। इसे प्रोजेक्शन निकाला था, प्रोजेक्शन निकाला था हमने कहां पे, प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस। कितना निकल के आया था, ये एक्स के इक्वल था और एक्स की वैल्यू कितना था, r cos अल्फा।
फिर अगर मैं प्रोजेक्शन में बाई एक्सिस पे बात करूंगा, बाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन की बात करूंगा, किसके इक्वल होगा, बाई के इक्वल होगा, और बाई की वैल्यू कितनी निकल के आई थी, r cos बीटा, और जेड एक्सिस पे हमने निकाला था तो ये किसके, ये जेड के इक्वल होगा, और जेड का वैल्यू कितना निकल के आया था, r cos गामा। देखो अगर पॉइंट दिया रहेगा तो प्रोजेक्शन तो इजीली लिख देंगे हम लोग। अगर पॉइंट जैसे मान लो यहाँ पे दिया हुआ है 2, 4, 7 दिया हुआ है, तो अगर मेरे को प्रोजेक्शन पूछा गया तो हम इजीली बता सकते हैं कैसे, भाई x का वैल्यू कितना है 2, तो x एक्सिस पे प्रोजेक्शन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। y का वैल्यू, y क्वांटिटी कितना 4 है, तो y एक्सिस पे प्रोजेक्शन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सिमिलरली z का एक्सिस, z क्वांटिटी कितना है 7 है, तो z एक्सिस पे प्रोजेक्शन कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। लेकिन अगर पॉइंट ना दे करके मुझे क्या दिया, लाइन सेगमेंट का लेंथ दिया रहे और लाइन एक्सिस पे कितना एंगल बनाती वो दिया रहे, तो मुझे ये यूज करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई आई कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x बाय एंड z, इसीलिए हमने इसका वैल्यू निकाला था, अदरवाइज कोई रीजन नहीं था। अब देखो, अब ये भी हो सकता है कि अगर मुझे इसकी प्रोजेक्शन का लेंथ दिया हुआ है, जैसे मैं मुझे क्या करा, इस लाइन का जो प्रोजेक्शन का लेंथ होगा, सपोज करो लेंथ मान लो कुछ भी आ रहा है, a आया, इसका लेंथ मान लो कुछ b दिया हुआ है, इसका लेंथ मान लो कुछ c दिया हुआ है, तो अगर मुझे लेंथ दिया रहेगा तो क्या हम पॉइंट नहीं लिख सकते हैं, इजीली लिख सकते हैं। जैसे मैंने क्या बोला था कि अगर ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर y पे लेंथ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। z पे लेंथ कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तुमने लेंथ निकाला, अगर लेंथ पहले से दिया हुआ है तो क्या पॉइंट नहीं लिख देंगे, लिख सकते हैं। जैसे अगर ये लेंथ दिया हुआ है तो हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, a, b, c हो जाएगा। ऑलराइट, क्लियर, ओके। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, कहता है कि लाइन सेगमेंट का लेंथ निकालें यदि लाइन का एक्सिस पर प्रोजेक्शन रेस्पेक्टिवली 3, 4 एंड 12 हो। देखो अब यहाँ पे क्या किया गया, बीच में समझा रहा था कि अगर प्रोजेक्शन का लेंथ दिया रहेगा तो हम लोग पॉइंट लिख लेंगे। यहाँ पे भी यही किया, क्या किया इसने कि भाई मेरे से लाइन सेगमेंट का क्या पूछ लिया, इसने लेंथ पूछा, लेकिन दिया क्या इसने, मुझे प्रोजेक्शन दे दिया। किसका प्रोजेक्शन दे दिया, एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन का लेंथ दिया हुआ, वाई एक्सिस पे दे दिया, और जेड पे प्रोजेक्शन दे दिया। तो यहाँ पे देखो हमारा जो प्रोजेक्शन एक्स पे वो कितना है, 4 है, 3 है, और वाई पे कितना है, 4 है, और जेड पे कितना है, 12 है। तो हमारे पास प्रोजेक्शन इसने दे रखा है, ठीक है। और मेरे से पूछा क्या है, लाइन सेगमेंट का लेंथ। तो देखो सिंपल है, अब जैसे यहाँ पे देखो फिगर बना लेता हूँ थोड़ा सा, तो ये हमारा जो अगर पॉइंट में लिखना चाहूंगा पॉइंट पी को, तो हमारा क्या हो जाएगा 3, 4, और क्या 12 हो जाएगा। ये हमारा पॉइंट निकल गया। अगर पॉइंट निकल गया, ये हमारा ओरिजिन है, इसको ज्वाइन करो तो हमारा लाइन ओपी बन जाएगा। अब इस लाइन को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ओपी हो जाएगा। तो ओपी वेक्टर कितना होगा बोलो, 3i प्लस 4j प्लस 12 के गए। अब देखो अगर इस लाइन सेगमेंट की लेंथ की बात करूंगा तो लाइन सेगमेंट का लेंथ किस पे इक्वल होगा, इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। यानी कि अगर मैं ओपी के वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल दूंगा तब जो उसका वैल्यू आएगा वही क्या हो जाएगा, ओपी के लाइन सेगमेंट का लेंथ हो जाएगा। यानी कि अगर मैं लेंथ ऑफ लाइन ओपी निकालूंगा तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा भाई, ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वो कितना होगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 12 का स्क्वायर 144। अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 169 विच 30, ये हमारा आंसर है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं हमारा, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन, यानी क्या एल एम और एन के बीच में रिलेशन निकालना मुझे। ये काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन होने वाला है, ध्यान से समझिएगा। और बहुत बार इसको कई सारे बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा गया, इसको यूज करके आईटी चाहिए एग्जाम क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। क्वेश्चंस भी करेंगे कौन सा क्वेश्चन आया था, ठीक। तो देखते हैं क्या हमने क्या किया। सबसे पहले इस पॉइंट पी से ए पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ठीक है। ध्यान से देखना, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर, इसको फील करने की कोशिश करिए आप लोग, ठीक है। फिर इसी प्रकार से हम पॉइंट पी से बी पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, ओके, ठीक। तब देखिए अगर ड्रॉप करते हैं तो ये ट्रायंगल आपको 3D में दिख रहा होगा, इसलिए मैं 2D में दिखाने की कोशिश करूंगा। हमारे पास 3 पॉइंट है, ओ, पी और ए। ओ पी ए हमारे पास 3 पॉइंट है। ए पॉइंट पे क्या है, एंगल 90 बना रहा है। यहाँ पे क्या एंगल बना रहा है 90, और ए किससे ज्वाइन है, ओ से। इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक, और इसको मिला दीजिए। और ये वाला एंगल कितना है, अल्फा। अब देखो आपको अच्छे से राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा, ओके, ठीक। ये हमारा लेंथ कितना है, एक्स है,
देख सकते हैं आप x है। मान लिया हमने लेट लेंथ ऑफ लाइन OP इक्वल्स टू R। अगर मैं इसको R मान लेता हूं तो ये लेंथ हमारा कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। ओके ठीक, तब अगर ये लेंथ R है तो इस ट्रायंगल में मैं cos अल्फा फाइंड करता हूं, इसीलिए बोलो cos अल्फा कितना हो जाएगा, cos अल्फा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो ये हमारा परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस, यानी x अपॉन कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। दिस इंप्लाइज x बराबर कितना होगा, R cos अल्फा। इसी प्रकार से अगर मैं दूसरे ट्रायंगल में देखूं, इस ट्रायंगल में OBP में, तो देखो इसको भी दिखाने की कोशिश करता हूं मैं। क्या हमारे पास 3 पॉइंट है OPB, और परपेंडिकुलर किस पॉइंट पे बन रहा है, B पॉइंट पे बन रहा है, यानी कि इस तरह से O है, B है और एक हमारा क्या है, P है। तो अगर देखो ये ऐसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है ये। अब देखो यहां से इजीली आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा। ये हमारा O हो गया, ये हमारा B हो गया, ये हमारा क्या हो गया, P हो गया। वर्टेक्स B में क्या है, राइट एंगल है। ओके ठीक, अब देखो ये लेंथ हमारा कितना, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट R है और दिस इज Y। अब इस ट्रायंगल में अगर मैं क्या निकालूं, ये एंगल कितना, ये एंगल बीटा है, तो मैं क्या निकालूंगा, cos बीटा निकालूंगा। नाउ इन ट्रायंगल OBP क्या निकालो, cos बीटा निकालो। और cos बीटा निकालोगे तो फिर से क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस हमारा कितना है, बाई है, और हाइपोटेन्यूस कितना है हमारा, r है। दिस इंप्लाइज यहां से अगर बाई कैलकुलेट करूंगा तो बाई कितना होगा, r cos बीटा हो जाएगा। ओके, ये हमारा बाई निकल गया। इसी प्रकार से अगर आप z फाइंड करोगे सिमिलरली तो z हमारा कितना हो जाएगा, z बराबर हो जाएगा हमारा r cos गामा हो जाएगा। ठीक, ये 3 रिजल्ट हमारे पास है। ओके, अब हम लोग निकालते हैं पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P कितना हो जाएगा, x I कैप प्लस y j कैप प्लस z के कैप। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हमने निकाला। अच्छा, इसके पोजीशन वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, OP वेक्टर में लिख सकते हैं, R वेक्टर में लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा, x I प्लस y j कैप प्लस z के कैप। इसका मैग्नीट्यूड निकालिए तो OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर R वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस का z स्क्वायर। अच्छा, ये OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, यानी लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट OP कितना R है, तो ये किसके इक्वल होगा, R के इक्वल हो जाएगा। इधर देखिए रूट था तो इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर, तो R स्क्वायर बराबर कितना, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। हमारे पास x का वैल्यू, y का वैल्यू और z का वैल्यू ऑलरेडी निकाला हुआ है, तो क्या करें, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, तो क्या बनेगा, R स्क्वायर बराबर कितना, R स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस फिर y का वैल्यू कितना है, r cos बीटा, तो कितना हो जाएगा, r स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा हो जाएगा। z का वैल्यू है कितना, r cos गामा, यहाँ पर रखेंगे तो क्या बनेगा, r स्क्वायर cos स्क्वायर गामा बनेंगे। अगर यहाँ से r कॉमन करोगे तो ये वाला इस साइड का r इससे कैंसिल हो जाएगा। मैं दिखाता हूँ करके, तो r स्क्वायर, अगर r स्क्वायर कॉमन करोगे तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा, अब प्लस में क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर गामा बनेगा। देखिए r स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तब यहाँ पे क्या बचेगा, इधर बचा हमारे पास cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा बराबर कितना निकल गया, 1 निकल गया। ठीक है, अब देखो cos अल्फा को हम लोग क्या बोलते हैं, L बोलते हैं, cos बीटा को M और cos गामा को N बोलते हैं। तो यहाँ पर रख दो, तो ये क्या होगा, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर बराबर 1। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, इसको पूछ यूज करके आईटी भी क्वेश्चन कर रहा है, कभी हम लोग कुछ देर बाद क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है, अच्छा, अगर इस रिजल्ट को मैं साइन में चेंज करने की कोशिश करूं तो देखिए क्या बनेगा। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिखेंगे, फिर इसको क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और इसको क्या लिख सकते हो आप, 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। ठीक है, ये हमारा साइन में हुआ। अब देखो यहां से जोड़ो, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो जाएगा, इस 3 को उधर ले जाओ तो क्या बनेगा, कुछ इस प्रकार से आपके पास रेट निकल के आएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर 2 निकल के आएगा। इस रिजल्ट को भी बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो आप इसको भी याद कर लें, ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको भी याद कर लो, बहुत बार बोर्ड एग्जाम का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, चलिए 2 क्वेश्चन है और दोनों को देखते हैं एक करके कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन कर रहा है कि a line AB makes angle 45 and 120 degree with the positive x axis and positive y axis. If AB line makes an acute angle theta with the positive z axis, then find the value of theta. कह रहा है कि भाई एक लाइन है
जो एक्स पॉजिटिव के साथ 45 का एंगल बनाता है और वाई पॉजिटिव के साथ कितना बना रहा है 120 का एंगल बनाता है। ठीक है, फिर आगे ये कह रहा है कि भाई जो ये लाइन है वो जेड पॉजिटिव के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एक्यूट एंगल बनाता है, एक्यूट एंगल, तो हमको थीटा निकालना है। ठीक है, यानी कि हमारे पास क्या दे रखा है, एक्स के साथ कितना 45, यानी अल्फा का वैल्यू कितना हो गया 45 डिग्री। ठीक, फिर बाई के साथ कितना एंगल बना रहा है 120, तो बीटा कितना हो गया हमारे पास 120 डिग्री। एंड जेड के साथ कितना बनाता है थीटा, तो गामा बराबर कितना हो गया थीटा। ओके, चूंकि अभी मैंने रिजल्ट देखा था cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा बराबर कितना 1 होता है। ठीक, जो एंगल दिया वो यहाँ पे पुट कर दो, तो cos पड़ेगा कितना 1/√2 होगा, तो 1/√2 का होल स्क्वायर। फिर cos बीटा कितना दिया 1/20, तो cos 120 कितना होता है -1/2 इसका होल स्क्वायर। थीटा किसके इक्वल है, सॉरी थीटा किससे गामा के इक्वल, यानी कि cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको उधर ले जाओ तो cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना बनेगा, ये 1/4 निकल के आएगा। दिस इंप्लाइज हम लोग कह सकते हैं कि cos थीटा कितना होगा +-1/2। अब देखो चूंकि थीटा इज एक्यूट, थीटा इज एक्यूट एंगल, अगर थीटा एक्यूट है दिस इंप्लाइज cos थीटा तो नेगेटिव नहीं होगा, यानी क्या होगा cos थीटा इज पॉजिटिव। अगर cos थीटा पॉजिटिव होगा तो हमको नेगेटिव तो लेना है नहीं, तो क्या हो जाएगा cos थीटा बराबर 1/2, इसलिए थीटा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ अ लाइन मेक्स अल्फा बीटा एंड गामा विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस देन कौन सा ऑप्शन सही होगा, मुझे बताना है। ध्यान देना कि जो एंगल बना रहा है एक्सिस के साथ वो कितना बना रहा है अल्फा बीटा और गामा बना रहा है। ठीक है, चलो दो, चूंकि अभी हमने रिलेशन देखा था cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा बराबर 1। अगर इस क्वेश्चन को बनाए जाओगे तो आप ऐसे कुछ नहीं समझ में आएगा। तो पहले देखते हैं क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन में। देखो जो भी हमारे पास ऑप्शन दिया है वो सब क्या है cos 2 अल्फा cos 2 बीटा cos 2 गामा। ठीक है, मतलब हमारे पास सारे cos 2 थीटा दिए हुए 2 थीटा का फॉर्म में। तो हम लोग जानते हैं cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, cos में देखते हैं क्या होगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होगा। ठीक, तो हमारे पास क्या है भाई, ये cos स्क्वायर अल्फा है, cos स्क्वायर बीटा और cos स्क्वायर गामा है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे सिर्फ cos स्क्वायर थीटा देखते हैं, इसमें कितना मल्टीप्लाई कराएंगे 2 है ना, तो मैं भी क्या करा इससे पूरे में 2 से मल्टीप्लाई करा दिया। तो 2 से मल्टीप्लाई कराओ तो कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 2 cos स्क्वायर बीटा अब प्लस 2 cos स्क्वायर गामा बराबर 2। हमने 2 क्यों मल्टीप्लाई कराया, क्योंकि मुझे ये cos 2 अल्फा लाना है मुझे, यानी cos 2 थीटा के फॉर्म में मुझे इसको रिड्यूस करना है, इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कराया। अच्छा, उसके बाद देखो फॉर्मूले में कितना माइनस होता है 1 माइनस होता है ना, तो हमने भी क्या करा हर एक टर्म में 1 माइनस कर दिया। तो यहाँ 1 माइनस करेंगे तो 2 cos स्क्वायर अल्फा -1 हो जाएगा। फिर इसमें क्या 2 cos स्क्वायर बीटा -1 फिर प्लस 2 cos स्क्वायर गामा -1। अगर मैं सब में 1 माइनस किया तो एक्चुअली पूरे में कितना माइनस कर दिया मैं 3 कर दिया ना, तो मैं क्या कर आगे इधर -3 क्या हो तो उधर भी माइनस क्या करेंगे -3 कर देंगे, तो 2 माइनस कितना 3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से ये कितना हो गया cos का 2 अल्फा प्लस ये कितना हो जाएगा cos का 2 बीटा और ये कितना हो जाएगा प्लस cos 2 गामा। अब बराबर कितना 2 में से कितना चला गया 3, तो -1 बचेगा। इस -1 को इधर ले आया तो cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा अब प्लस का 1 बराबर 0। कोई ऑप्शन देखो मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए, यानी ए ऑप्शन हमारा क्या हो गया करेक्ट हो गया। ठीक है, अब हम लोग आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। ठीक है, तो नोट में लिखते हैं फर्स्ट पॉइंट नोट का फर्स्ट पॉइंट। अच्छा, आप बताओ मुझे पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी कितना हो जाएगा ओपी वेक्टर, इसको हम लोग आर वेक्टर से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड कैप। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं वेक्टर के लेक्चर में, वेक्टर के क्लास में। ठीक है, ओके, तो अब देखो हमने अभी तुरंत देखा था कि x का वैल्यू कैलकुलेट किया था, y का वैल्यू कैलकुलेट किया और z का किया था। कितना आया था x का वैल्यू था r cos अल्फा। ठीक, फिर y का वैल्यू था r cos बीटा एंड z का वैल्यू निकल के आया था r cos गामा। इस तीनों वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे तो हमारे पास r वेक्टर क्या बन जाएगा r cos अल्फा आई कैप प्लस
आर कॉस बीटा जे कैफ प्लस आर कॉस गामा के कैफ। ओके, समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां से क्या करेंगे, आर कॉमन कर लेंगे। तो आर अगर कॉमन करोगे तो आर वेक्टर बराबर क्या होगा, आर अंदर में क्या बचेगा, कॉस अल्फा आई कैफ प्लस कॉस बीटा जे कैफ प्लस कॉस गामा के कैफ। अब इस आर इधर मल्टीप्लाई में इसको इधर ले आओ लेफ्ट साइड में, तो क्या होगा, आर वेक्टर अपन में आर कितना बचेगा, तो कॉस अल्फा आई कैफ प्लस कॉस बीटा गामा कॉस बीटा जे कैफ प्लस कॉस गामा के कैफ। ओके, अब देखो इस आर वेक्टर में इसी के मैग्नीट्यूड से हमने डिवाइड कराया, तो अगर किसी वेक्टर के उसी का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कराएंगे तो मुझे क्या मिलेगा, यूनिट वेक्टर मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये आर का यूनिट वेक्टर दैट इज आर कैफ बराबर कितना, कॉस अल्फा आई कैफ प्लस कॉस बीटा जे कैफ प्लस कॉस गामा के कैफ। अब देखो यहां से मैं लिख सकता हूं आर कैफ बराबर कॉस अल्फा क्या होता है एल, तो एल आई कैफ, कॉस बीटा के एम तो एम जे कैफ। उसी प्रकार से इसको एन बोलेंगे तो एन के कैफ। हमने क्या देखा, आर कैफ हमारा कैसा है, यूनिट वेक्टर है, यानी लिख सकते हैं कि एनी यूनिट वेक्टर बराबर कितना निकल के आ गया, एल आई कैफ प्लस एम जे कैफ प्लस एन के कैफ। अब देखो अगर मैं बात करूंगा इस वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट क्या है, इस वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट, तो यहां से अगर मैं लिखूंगा स्केलर कंपोनेंट तो कितना हो जाएगा, L, M, N। आज जो कि हमारा क्या है, ये डायरेक्शन कोसाइन है ना। तो आपने क्या देखा कि अगर कोई यूनिट वेक्टर है तब उसका जो स्केलर कंपोनेंट था वो हमें क्या देता है, उसका डायरेक्शन कोसाइन देता है। क्या देता है, डायरेक्शन कोसाइन। यानी हम लोग कह सकते हैं कि एनी यूनिट वेक्टर component of any unit vector gives radius of a line in the same direction of vector। क्या, जो यूनिट वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट होता है वो लाइन का डिस्टेंस देता है वेक्टर के डायरेक्शन में। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग नोट दूसरा इसको। ओके, नोट 2 स्टार्ट करते हैं। नोट 2 है व्हेन अ लाइन इक्वली inclined with the coordinate axis। अगर कोई लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ क्या हो, इक्वली इंक्लाइंड हो, तब देन फर्स्ट पॉइंट देखिए क्या होगा, अगर इक्वली इंक्लाइंड रहेगा तो यानी क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर, अगर ये लाइन अगर इक्वली इंक्लाइंड है तो ये तीनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे। अल्फा बराबर बीटा बराबर क्या हो जाएगा, गामा। अगर एंगल इक्वल है तो हमारा क्या होगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। जिसमें कह सकते हैं कि एल बराबर एम बराबर एन। अब देखो चूंकि रिलेशन हमारे पास होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितना 1, बट ये तीनों आपस में क्या इक्वल है ना, तो मैं इसको लिख सकता हूं एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 एल स्क्वायर बराबर कितना 1 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज एल बराबर कितना प्लस माइनस 1/√3। यानी यहां से हम कह सकते हैं कि देन हम लोग क्या कह सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइन आर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1/√3 कॉमा प्लस माइनस 1/√3 कॉमा प्लस माइनस 1/√3। सेकेंड, ये तो फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट है इसका इंक्लिनेशन क्या होगा, इंक्लिनेशन देखो हमारे पास अभी क्या निकल के आया, L बराबर कितना निकल के आया, प्लस माइनस √3। यानी कि चूंकि L बराबर कितना आया, प्लस माइनस √3 आया, और N हमारा कितना होता है, cos अल्फा होता है ना, तो cos अल्फा कितना होगा, प्लस माइनस 1/√3 होगा। इसीलिए अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, cos इनवर्स प्लस माइनस 1/√3। अब देखो अगर कोई लाइन इक्वली इंक्लाइंड है तो उसका डायरेक्शन कोसाइन कितना होता है, प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/3। और वो कितने एंगल से इंक्लाइंड होता है, तो cos इनवर्स प्लस माइनस 1/√3। ओके, हम लोग अब नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं, डायरेक्शन रेशियो। चलिए पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन इसका, एनी थ्री नंबर A, B, C
आर proportional to the direction cosine of line L, M, N, then A, B and C are called direction ratio, of the line. अब डायरेक्शन रेशियो को हम लोग DRS लिखते हैं, किससे? DRS से। डायरेक्शन को रेशियो हम लोग क्या लिखते हैं? DRS से। ठीक है, डेफिनेशन कहता है कि कोई भी 3 नंबर ले लो आप, कोई भी 3 नंबर ले लो, अगर ये 3 नंबर इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन के साथ क्या हो? प्रोपोर्शनल हो, तब हम लोग इस तीनों नंबर को क्या बोलेंगे? लाइन का डायरेक्शन रेशियो बोलेंगे। यहाँ पे क्या हमने बोला कि अगर ABC 3 नंबर हैं और वो किसके साथ डायरेक्टली किसके साथ प्रोपोर्शनल है? LMN के साथ प्रोपोर्शनल है, तो हम लोग A, B और C को क्या बोलेंगे? उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो बोलेंगे। दिस इंप्लाइड डेफिनेशन से हम लिख सकते हैं कि जो हमारा A होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L से, फिर B, M, C बटे N, ये क्या होना चाहिए? प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो हम लोग क्या, कोई नंबर A मान लिया, कोई रेशियो किसके बराबर है? लैम्डा के बराबर है। ठीक है, अब देखो अगर मैं 2 को इक्वल करूंगा तो यहाँ से A बराबर कितना होगा? L इंटू लैम्डा, यहाँ से B बराबर कितना हो जाएगा? M इंटू लैम्डा, यहाँ से C बराबर कितना हो जाएगा? N इंटू लैम्डा। अब ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पे लैम्डा का अलग अलग वैल्यू लूंगा तो इस लैम्डा के वैल्यू के लिए मुझे क्या होगा? अलग अलग ABC का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो अगर जैसे जैसे लैम्डा का वैल्यू चेंज होगा वैसे वैसे हमारा क्या होगा? A भी चेंज होगा, B भी चेंज होगा, C भी चेंज होगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि अलग अलग लैम्डा का वैल्यू के लिए हमारे पास क्या मिलने वाले? अलग अलग डायरेक्शन रेशियो मिलने वाले। देखिए इसको ऐसे मैं लिख के दिखाता हूँ। हमारे पास डायरेक्शन रेशियो क्या है? A है, B और C है, तो हम लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ A, B, C, क्या लिख सकता हूँ? L लैम्डा, M लैम्डा, C लैम्डा। अब देखो M लैम्डा, L लैम्डा, M लैम्डा और N लैम्डा। अगर हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे क्या हमारा L, M और N क्या डायरेक्शन कोसाइन है, अगर मैं उस डायरेक्शन कोसाइन में लैम्डा में मल्टीप्लाई करा दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो मिल जाएगा। देखिए मैं एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है, किसी लाइन का मान लिया हमने -1/√2, 1/2, 1/2, ये मान लिया किसी भी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन है। ठीक है, अब जैसा कि अगर किसी भी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन में एक अगर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कराऊंगा मैं तो मुझे क्या मिलेगा? उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो मिलेगा। तो मान लिया इसमें कुछ से मल्टीप्लाई करा है, ठीक है, जब मल्टीप्लाई करा, सपोज कर लो मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कराया, अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? -√2 बन जाएगा। यहाँ क्या बनेगा? 1 बनेगा। यहाँ क्या बनेगा? 1। ये क्या मिला? उसी लाइन का डायरेक्शन रेशियो मिला। अब फिर से मान लो इसे मैं क्या करा? 4 से मल्टीप्लाई करा दिया, अगर 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा? -2√2 बनेगा। ये कितना बन जाएगा? ये बनेगा 2, और ये कितना बन जाएगा? 2। अच्छा सपोज इसे मैं 8 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, 8 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये क्या बनेगा? ये बन जाएगा हमारे पास, कितना बनेगा? √2 बनेगा, -√2, और ये कितना? 4, ये कितना बन जाएगा? 4। तो आपने क्या देखा कि अलग अलग नंबर से अगर मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूं तो हमारे पास डायरेक्शन रेशियो भी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। एक ही डायरेक्शन कोसाइन के कॉरेस्पॉन्डिंग कितने डायरेक्शन रेशियो आ गए? बहुत सारे आ सकते हैं। जितना बार नंबर मल्टीप्लाई कराओ उतना अलग डायरेक्शन रेशियो निकल के आएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। यानी कह सकते हैं कि डायरेक्शन रेशियो DRS ऑफ ए लाइन आर इनफाइनाइट। किसी भी लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब नेक्स्ट में हमारा जो डायरेक्शन रेशियो होता है वो डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि मैं अगर लिखूं A/L बराबर B/M बराबर C/N, ये क्या होगा? कोई एक रेशियो होगा, मान लिया वो लैम्डा है। ठीक है, अब अगर यहां से आप अगर क्या करोगे? L का वैल्यू निकालोगे तो L कितना हो जाएगा? A/λ हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर M का वैल्यू निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा? B/λ हो जाएगा। फिर अगर यहां से क्या निकालोगे? N का वैल्यू निकालोगे आप तो ये क्या हो जाएगा? C/λ हो जाएगा। ठीक है, ओके। नाउ अभी हमने क्विज में देखा था कि एनी यूनिट वेक्टर हम किसी भी यूनिट वेक्टर को डायरेक्शन कोसाइन की को कंपोनेंट लेकर लिख सकते हैं। तो क्या होगा? Li कैफ प्लस mj कैफ प्लस n के कैफ। इसको हमने क्या था? ये हमारा था r कैफ, तो r कैफ बराबर क्या हो जाएगा? Li प्लस mj प्लस n के कैफ। अब क्या करें? यहां से l का, m का और n का वैल्यू यहां पे रख दीजिए। तो क्या होगा? r कैफ बराबर l का वैल्यू कितना है? 1a/λ i कैफ
प्लस बी बटे लेमडा जे कैफ प्लस सी बटे लेमडा के कैफ। अब देखो सारे में क्या है, 1 बटे लेमडा कॉमन है ना, तो 1 बटे लेमडा कॉमन कर लीजिए और जो बटा में लेमडा इसको इधर ले आओ एलएचएस में, तो क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा लेमडा इंटू आर कैफ बराबर है कितना ए आई कैफ प्लस बी जे कैफ प्लस सी के कैफ। अब देखो गौर से ये हमारा यूनिट वेक्टर है। अब यूनिट वेक्टर में से क्या करा, मैं कोई भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कराया। ध्यान रखें यहाँ जो लेमडा हमारा है वो लेमडा हमारा नॉन जीरो रियल नंबर है, नॉन जीरो रियल नंबर, ध्यान रखिए, ठीक है। तो अब क्या करोगे, अगर हम लेमडा को मल्टीप्लाई कराओगे तो ये कोई वेक्टर हो सकता है, ये कोई भी वेक्टर हो सकता है। तो यहां से लोग क्या लिखेंगे, एनी वेक्टर, एनी वेक्टर बराबर क्या आया ए आई कैफ प्लस बी जे कैफ प्लस सी कैफ। अब यहां से ध्यान से सुनना जो मैं बोलने जा रहा हूं, ठीक है। मान लीजिए ये कोई वेक्टर हमारा है, कोई वेक्टर हमारा है, तो इसका स्केलर कंपोनेंट क्या होगा, इसका स्केलर कंपोनेंट क्या है हमारे पास, स्केलर कंपोनेंट क्या निकल के आया ए बी सी। और ए बी सी को हम लोग कहते हैं क्या है, लाइन का डायरेक्शन रेशियो कहते हैं ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर कोई वेक्टर दिया हुआ है तब उस वेक्टर का जो कंपोनेंट होगा, स्केलर कंपोनेंट होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन का डायरेक्शन रेशियो बोलेंगे। ध्यान से समझना इस बात को कि अगर कोई वेक्टर दिया हुआ है तो उस वेक्टर का जो भी स्केलर कंपोनेंट होगा, सीधा सीधा स्केलर कंपोनेंट ही, जो भी स्केलर कंपोनेंट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन का डायरेक्शन रेशियो बोलेंगे, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि स्केलर कंपोनेंट ऑफ a vector gives direction ratio in the same direction of that vector। उसी वेक्टर के डायरेक्शन में लाइन का मुझे क्या देता है, डायरेक्शन रेशियो देता है। ओके अच्छा, अब अगर ऐसा हो जाए कि यहाँ पे अगर लेमडा का वैल्यू में 1 ले लूं, क्या ले लूं मैं, 1 ले लूं। अगर लेमडा 1 होगा तो फिर से हमारे पास क्या बचेगा, आर कैप ही बचेगा। अगर फिर से आर कैप बच गया, इफ सपोज कर लो इफ लेमडा क्या हो जाए, 1 हो जाए। अगर लेमडा 1 होगा तो आर कैप हमारा क्या बन गया, ए आई वेक्टर प्लस बीजे वेक्टर प्लस सी के वेक्टर लेंगे। अब देखो ये हमारा फिर से कैसा है, यूनिट वेक्टर है ना। अब यूनिट वेक्टर में हमारा जो इसका स्केलर कंपोनेंट है वो क्या है, ए बी सी है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि अगर वेक्टर यूनिट वेक्टर है तो उसका स्केलर कंपोनेंट क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइन भी होगा और डायरेक्शन रेशियो भी होगा। जो पहले वाला केस में देखा था डायरेक्शन कोसाइन में नोट में, वहां पे क्या था, जो यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन कंपोनेंट था वो हमारा डायरेक्शन कोसाइन था। यहाँ पे हमने क्या देखा, अगर वेक्टर यूनिट वेक्टर है तो उसका कंपोनेंट भी क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो होता है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि एक यूनिट वेक्टर में डायरेक्शन, उसका जो कंपोनेंट होता है वही वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन होता है और डायरेक्शन रेशियो होता है। तो हम लिख सकते हैं कि इन यूनिट वेक्टर डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो विल बी सेम। यूनिट वेक्टर में डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, सेम होता है। ओके चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन whose direction ratio are 3,4, and -2। ठीक, क्या करना है मुझे, एक लाइन का डायरेक्शन कोसाइन निकालना है जिसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, गिवन है। डायरेक्शन रेशियो वाला कितना गिवन है, 3, 4 एंड -2। दिस इंप्लाइज हमारे पास ए कितना हो गया, ए हो गया हमारे पास 3, फिर बी कितना हो गया 4 एंड सी कितना हो गया हमारे पास 2। आपको पता है कि अगर डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, किसी भी वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट। तो मान लेते हैं हम एक वेक्टर इससे बना देते हैं, तो मान ले वेक्टर हमारे पास क्या आर वेक्टर है। आर वेक्टर का जो स्केलर कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, ये सारे डायरेक्शन कोसाइन रेशियो होंगे, यानी क्या 3i कैफ प्लस 4j कैफ और माइनस का कितना 2k कैफ। मुझे निकालना क्या है, डीसीएस निकालना है। डीसीएस आपको पता है डीसीएस होता है क्या, किसी भी यूनिट वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट। तो अगर मैं क्या करूं, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल दूंगा और जो उसका स्केलर कंपोनेंट होगा वही क्या हो जाएगा, इसका डीसीएस हो जाएगा। तो हमने क्या करा, इसका यूनिट वेक्टर निकाला, तो इसका यूनिट वेक्टर कितना होगा, आर कैफ होगा। और आर कैफ कैसे निकालेंगे, 3i कैफ प्लस 4j कैफ माइनस 2k कैप में इसी का मैग्नीट्यूड से डिवाइड करा देंगे। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर कितना 16 और माइनस 2 का स्क्वायर कितना 4। ओके अब इसको सॉल्व करिए तो आर कैप बराबर कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, √129 तो कितना होगा 3/√129 आई कैप
+4/√29 आई कैप और -2/√29 जे कैप। अब देखो ये हमारा क्या निकल गया, एक यूनिट वेक्टर निकल गया, और यूनिट वेक्टर का जो भी स्केलर कंपोनेंट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डीसीएस बोलते हैं। यानी कि डीसीएस ऑफ लाइन आर क्या क्या हो जाएगा, 3/√29, फिर 4/√29 एंड -2/√29। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट डीसीएस इन टर्म्स ऑफ डीआरएस। देखिए हम लोग जानते हैं कि भाई डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन क्वेश्चन क्या था, प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि A/L बराबर B/M बराबर C/N बराबर क्या, लेम्डा, कोई रेशियो लेम्डा के बराबर होगा। अगर आप यहां से क्या करोगे, अगर आप यहां से L निकालोगे तो क्या होगा, A बटे लेम्डा होगा, और N निकालोगे दोनों को इक्वल कर लो तो कितना हो जाएगा, B/लेम्डा हो जाएगा, और N कितना होगा, C/लेम्डा होगा। ठीक है, देखो चूंकि हमारे पास एक रिलेशन है, चूंकि हम लोग जानते हैं कि L² + M² + N² कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब यहाँ पे L का वैल्यू रखोगे, M का रखोगे, N का रखोगे तो क्या होगा, A²/M² प्लस B²/λ² प्लस C/λ²। नीचे में क्या λ² है तो 1 प्लस क्या करें, λ² कॉमन कर दो तो क्या बनेगा, A² प्लस B² प्लस C² बराबर कितना, 1। अब अगर यहां से मैं क्या λ² निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 1 बटे A² प्लस B² प्लस C², इसलिए लैम्डा कितना हो जाएगा, +-1 बटे √A² प्लस B² प्लस C²। अब क्या करें, इस लैम्डा का वैल्यू यहाँ पर रख दो, इसमें रख दो, इसमें रख दो, इसमें रख दो। अगर इसमें रखेंगे लैम्डा का वैल्यू तो हमारा L कितना निकल के आएगा, L आ जाएगा +-A बटे √A² प्लस B² प्लस C²। फिर M कितना निकल के आएगा, +-B/√A² प्लस B² प्लस C²। एंड N कितना आएगा, N हमारा होगा +-C/√A² प्लस B² प्लस C²। ध्यान से देखिए आप, यहां से ये कंक्लूड कर सकता हूं कि अगर मुझे कोई भी वेक्टर का कोई भी लाइन का अगर मुझे क्या दिया हो, डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ हो, तो मैं क्या कर रहा हूं, वहां से डायरेक्शन कोसाइन भी इजीली निकाल सकता हूं। एक तो मैं एग्जांपल के थ्रू दिखाया था अलग मेथड से, आप यहां से निकाल सकते हैं। अब देखो कैसे, इफ मैं ऐसे कर सकता हूं, इफ R वेक्टर इक्वल्स टू AI कैप प्लस BJ कैप प्लस CK कैप। मान लो कोई वेक्टर हमारा क्या, AI कैप BJ कैप प्लस CK कैप, देन इसका हमारे पास DRS क्या हो जाएगा, DRS कितना होगा बोलिए तो, DRS हो जाएगा हमारे पास A, B, C होगा। ठीक है, DRS कितना हो जाएगा, A, B, C। अगर DRS हमारे पास है तो DCS कितना होगा, एंड DCS कितना हो जाएगा, DCS हमारे हो जाएगा, हमारे को DCS कितना मिलेगा, DCS मिलेगा A/ कितना, A/ दिस। ये एक्चुअली है क्या, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या, चेक करिए तो क्या है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, यानी क्या कह सकते हैं, +-A बटे R। फिर देखो यहां से क्या देखो, B बटे +- B बटे कितना R हो जाएगा, फिर +- ये कितना होगा, C बटे R। तो हमने क्या करा, अगर कोई वेक्टर दिया हुआ है तो उस वेक्टर से हम लोग क्या निकाल, DRS निकालेंगे, और फिर क्या करेंगे, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से DRS में डिवाइड करेंगे इंडिविजुअली, तो जो मिलेगा मुझे मिलेगा वो मुझे क्या मिलेगा, DCS मिलेगा। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2 क्वेश्चन है ये, ठीक है, और एक एक करके समझते हैं क्या कहता है क्वेश्चन और क्या निकालने के लिए बोर्ड है। ठीक है, देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन में कह रहा है एक वेक्टर R है जिसका मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है, 21। R वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है, 21 दे रखा है। ओके, फिर कह रहा है कि इसका डायरेक्शन कोसाइन कितना, 2, -3, -6 दिया हुआ। अच्छा, तो मुझे R वेक्टर फाइंड करना है। देखिए आप क्या सोचोगे कि वेक्टर का तो डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, अगर डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है तो डायरेक्शन रेशियो से कोई भी वेक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस सोच करके अगर आप वेक्टर निकालने जाओगे R वेक्टर, चूंकि ये R वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो है तो वेक्टर क्या हो जाएगा, 2i के -3j के प्लस 6 के कैप, और आप क्या करोगे, आंसर बता दोगे। लेकिन आप यहाँ गलती कर बैठोगे। गलती क्या होगा, इसने बोला कि R वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना चाहिए, 21। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, 20 आता है क्या, 21 नहीं आता मेरे भाई, तो क्यों दिमाग लगाना। तो ये हमारा गलत हो गया ना, 21 नहीं आ रहा, इसको नहीं कर सकते आप। तो हम लोग क्या करेंगे, अलग अप्रोच अपनाते हैं। अप्रोच क्या होगा हमारा, हम पहले डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे।
ठीक है। और आपको पता है कि डायरेक्शन कोसाइन से जो वेक्टर होता है वो कैसा होता है, डायरेक्शन कोसाइन से जो वेक्टर बनता है वो कैसा वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर होता है। अगर वेक्टर यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। अगर 1 उसका मैग्नीट्यूड है तो मैं क्या करूंगा, उस वेक्टर में 21 मल्टीप्लाई करा दूंगा। यूनिट वेक्टर में अगर 21 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तब जो वेक्टर बनेगा उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, और वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंस DRS दिया हुआ है, DRS कितना है 2, -3, 6, इसलिए DCS कितना होगा, DCS अभी मैंने लास्ट में नोट दिखाया था, क्या होता है A/R, B/R और C/R। तो कितना 2/R कितना होगा, 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर का ओवर रूट, यानी कि कितना, इसका स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, इसका स्क्वायर 9 और ये कितना 36। फिर ये निकालो तो -3 अपॉन कितना हो जाएगा 4 + 9 + 36 एंड 6 अपॉन रूट अंडर 4 + 9 + 36। इसको सॉल्व कर लीजिए तो DCS हमारा कितना निकल जाएगा 2/7 -3/7 6/7। DCS हमारे को मिला। अगर DCS मिला तो मैं क्या करता हूं, इससे एक यूनिट वेक्टर लिख लूंगा, यूनिट वेक्टर लिख सकता हूं। यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा, इस वेक्टर का क्या होगा, स्केलर कंपोनेंट हमारा DCS होगा, यानी कि 2/7 I कैफ -3/7 j कैफ प्लस 6/7 k कैफ। अब देखो ये हमारे पास एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, एक R वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड कितना चाहिए 21। तो इसीलिए वेक्टर R ऑफ 21 मैग्नीट्यूड कैसे हो जाएगा, R वेक्टर बराबर क्या करना पड़ेगा, मुझे 21 इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 21 मल्टीप्लाई कराएंगे तो 21 इंटू 2/7 I कैफ -3/7 j कैफ प्लस 6/7 k कैफ। अब देखो इसको अब काटो तो 7 से कटेगा कितने बार, 3 बार में, तो क्या हो जाएगा R कैफ इक्वल टू 6 I कैफ -9 j कैफ और प्लस 18 k कैफ। ये हमारा फाइनल आंसर है, ये वेक्टर मुझे निकालना था। ओके ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है, समझते हैं क्वेश्चन को। फाइंड द DCS ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइंस व्हिच डायरेक्शन रेशियो आर दिस एंड दिस। दो लाइंस दिए हुए हैं, दोनों का डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है और इस दोनों लाइन में परपेंडिकुलर लाइन है जिसका मुझे निकालना क्या है, DCS निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सबसे पहले जो दो लाइंस का DRS दिया हुआ है उनके कॉरस्पॉन्डिंग हम दो वेक्टर लिख लेते हैं, ठीक है। तो उनके डायरेक्शन में दो वेक्टर लिखते हैं। तो मान लिया कि L1 के डायरेक्शन में वेक्टर हमने क्या मान लिया, A वेक्टर मान लिया, तो क्या हो जाएगा I कैफ प्लस 2j कैफ प्लस 3k कैफ। आप जानते हो मैं बताया तभी तुरंत कि भाई अगर कोई वेक्टर है तो उसका जो वेक्टर कंपोनेंट होता है वो लाइन का क्या होता है, DRS होता है। तो देख लो वेक्टर कंपोनेंट लाइन का DRS है कि नहीं है, ठीक है। उसी प्रकार से L2 के डायरेक्शन में वेक्टर हमने इसका नाम दे दिया B वेक्टर, तो क्या हो जाएगा L2 के डायरेक्शन वेक्टर लिख रहा हूं मैं, तो -2i प्लस j प्लस 4k कैफ, ठीक है। ये दो लाइंस के डायरेक्शन में क्या किया, दो वेक्टर लिख दिया। अब क्या करें कि ये दोनों लाइन पे वेक्टर परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो देखो लाइन से परपेंडिकुलर वेक्टर कौन सा होगा, आपको मैंने वेक्टर बताया था कि अगर एक वेक्टर A है दूसरा वेक्टर B है, एक वेक्टर A दूसरा B है, तब क्या होगा A क्रॉस B इस दोनों वेक्टर्स ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि भाई जो तीसरा लाइन है, ठीक है, उसके डायरेक्शन में हमारा कौन सा वेक्टर आएगा, A क्रॉस B वेक्टर आएगा। जो परपेंडिकुलर लाइन है उसके डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर आएगा, A क्रॉस B वेक्टर आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, A क्रॉस B वेक्टर निकालेंगे, इसीलिए A क्रॉस B हमारा क्या हो जाएगा, A क्रॉस B वेक्टर हमारा होगा क्या, I J K, ठीक है। उसके बाद क्या होगा 1 2 3 -2 1 4। इसको सॉल्व करेंगे आप तो A क्रॉस B हमारा क्या निकल के आएगा, A क्रॉस B वेक्टर इक्वल टू I कैफ, I के साथ कितना आएगा 5i कैफ, फिर J के साथ -10 j कैफ एंड K के साथ हमारा आ जाएगा प्लस का 5k कैफ। यहां से क्या करें, 5 को कॉमन कर लीजिए, ठीक है। तो कितना होगा 5 कॉमन किया तो I -2j प्लस का k कैफ। अब देखो ये हमारा क्या निकल गया है, A क्रॉस B वेक्टर निकल गया है, जो कि क्या होगा इस लाइन के पैरेलल होगा, ठीक है, या इस लाइन के डायरेक्शन में होगा, ठीक।
तो क्या करना है मेरे को, इसका क्या निकालना है, डीसीएस निकालना है, ठीक है। अब इसका डीसीएस क्या होगा, मुझे पता है कि डीसीएस होता है क्या, किसी भी यूनिट वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालेंगे। तो ए क्रॉस बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5i - 2j प्लस का k अपॉन में कितना हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड कितना होगा उसका √, कितना हो जाएगा 6, √6 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना हो गया 5 अपॉन, इसका ले लो 5 अपॉन √6 i कैफ माइनस 10 अपॉन √6 j कैफ प्लस 5 ओवर √6 k कैफ। ये हमारा क्या निकल गया, यूनिट वेक्टर निकला है, ठीक है। अब यूनिट वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट क्या होता है, डीसीएस होता है। तो डीसीएस क्या हो जाएगा, डीसीएस हमारा हो गया 5 अपॉन √6 i कैफ माइनस 10 अपॉन √6 j कैफ प्लस 5 अंडर ओवर √6 ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ओके। तो अब हम लोग कल का लेक्चर में देखेंगे दो लाइंस के बीच में एंगल्स, जब डायरेक्शन कोसाइन दिया हो, डायरेक्शन रेशियो दिया हो, फिर उन लाइंस परपेंडिकुलर कब होंगे, उनका कंडीशन क्या होगा, पैरेलल कब होगा, उसके लिए कंडीशन क्या होगा, ये कल का लेक्चर में हम लोग देखेंगे, ठीक। थैंक यू।